नमस्कार फ्रेंड, ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की इवनिंग की क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चैनल के माध्यम से हम कर रहे हैं होम साइंस की सीरीज़, जिसमें क्लास 6 12th की बुक को कवर कर रहे हैं। और अभी तक हमने क्लास 6 10th की बुक कंप्लीट कर ली है। हम आगे क्लास 11th में, आई होप आपने हमारी सारी प्रीवियस क्लासेस देखी होगी। नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से जिस भी टॉपिक में आपको जो भी डाउट है आप वहाँ प्लेलिस्ट से जा करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हमने हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। और इतनी डिटेल में पढ़ने का एक ही उद्देश्य है कि एक बार आप इस सीरीज़ को देखिए, समझिए, ताकि होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रह जाए। चाहे आप किसी भी क्लास के लर्नर से, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी भी फील्ड में होम साइंस से अपना करियर देख रहे हैं, सभी के लिए सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ चैनल पर फर्स्ट टाइम आया है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अपनी राय भी हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, क्योंकि आपका हर एक रिस्पॉन्स हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि आज की क्लास में हम करेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस, जो कि जो हमने अभी टॉपिक चैप्टर कंप्लीट किया, कौन सा, कपड़े हमारे आस पास, यानी कि फैब्रिक अराउंड अस, हम जो पढ़ रहे थे, वो जो हमने चैप्टर कंप्लीट किया, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करेंगे। जिसमें हमने बहुत सारे फैब्रिक्स के बारे में जाना, जिसमें हमने कपास देखा, नायलॉन देखा, रेशम देखा है, फिर उसके बाद डेकारॉन के बारे में हमने जाना, जूट देखा, ऊन के बारे में देखा, इलेस्टोमेरी रेसे है, मतलब बहुत सारे ऐसे, बहुत पॉलिस्टर देखे, कई तरह के रेसों के बारे में हमने पढ़ा। वो कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं, उनके क्या गुण हैं, ठीक है। तो इन सभी के बारे में हमने देखा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था। जिन्होंने क्लास देखी है उनको के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, बट अभी तक आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट से इस क्लास को देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था, इसको हमने कंप्लीट कर लिया। ये हमारी प्रीवियस क्लास थी और इसी से रिलेटेड आज कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1। तो क्वेश्चन 1 कहता है, कपड़े हमें क्या प्रदान करते हैं? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन 1 क्या कहता है कपड़े हमें क्या प्रदान करते हैं। ऑप्शन ए गर्मी, ऑप्शन बी सर्दी, ऑप्शन सी आराम या ऊष्मा, ऑप्शन डी ये सभी। तो कपड़े हमें क्या प्रदान करते हैं? तो फ्रेंड, कपड़ों से हमें आराम मिलता है और ऊष्मा मिलती है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 2 कहता है, तंतु का बिना टूटे पूरी तरह से मुड़ जाना किसका उदाहरण है? ध्यान दीजिएगा, तंतु के बारे में हमने पढ़ा था ना। तो तंतु का बिना टूटे, अगर कोई तंतु टूट नहीं रहा है, पूरी तरह से मुड़ जाना किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए रेशों का लचीलापन है वो, ऑप्शन बी रेशों की चमक के कारण ऐसा हो, तो ऑप्शन सी कहता है रेशों की मजबूती के नाते, ऑप्शन डी कहता है रेशों में गांठ पड़ जाने के कारण। फ्रेंड्स, तंतु का बिना टूटे पूरी तरह से मुड़ जाना क्या होता है? रेशों का लचीलापन, ये उसकी क्वालिटी है। इसलिए तंतु का बिना टूटे पूरी तरह मुड़ जाना ही रेशों का लचीलापन है। ऑप्शन ए इज हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 3 कहता, उत्पत्ति के आधार पर रेशों के वर्गीकरण में शामिल है, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर रेशों का वर्गीकरण कीजिए। तो ऑप्शन है स्टेपल फाइबर, ऑप्शन बी फिलामेंट फाइबर, ऑप्शन सी नेचुरल फाइबर एंड ऑप्शन डी मोनोफिलामेंट फाइबर। तो उत्पत्ति के आधार पर रेशों का वर्गीकरण में क्या शामिल है? नेचुरल फाइबर, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 4 क्या कहता है? क्वेश्चन 4 कहता है, मानव निर्मित रेशे कितने प्रकार के होते? बताइए कमेंट के माध्यम से, बुक में मत देखिए। मानव निर्मित रेशे कितने प्रकार के होते? तो मानव निर्मित रेशे फ्रेंड्स, ऑप्शन ए कहता है 4 प्रकार के होते हैं, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी 2 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन सी कहता है 3 प्रकार एंड ऑप्शन डी कहता है जी नहीं, मानव निर्मित रेशे तो 5 प्रकार के होते हैं। तो जी हाँ फ्रेंड्स, मानव निर्मित रेशे कितने प्रकार के होते हैं? 5 ही प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन डी इज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 5 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन से कपड़े में सिलवटें पड़ती हैं? यानी कि ऐसा कौन सा कपड़ा है जो आपको यहाँ दिया गया है, उनमें सिलवटें यानी कि सिकुड़न पड़ती है? तो ऑप्शन ए सूती, ऑप्शन बी ऊनी, ऑप्शन सी रेशमी, ऑप्शन डी ये सभी। तो जी नहीं, ये सभी तो होगा नहीं, ऊनी होगा नहीं, क्योंकि ऊनी में सिलवटें पड़ती नहीं, रेशमी होगा नहीं, तो होगा क्या फिर? ऑप्शन ए हमारा सूती, अर्थात जो सूती कपड़े होते हैं उसमें सिलवटें पड़ जाती हैं। अगर उनको बार बार इसीलिए देखो ना, प्रेस करना पड़ता है, सिकुड़न हो जाती है उनमें। तो ऑप्शन ए इज हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 6 क्या कहता है? चलते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। तो क्वेश्चन 6 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा उत्पाद है? ध्यान दीजिएगा,
कौन सा ऐसा वो फाइबर है जो कपड़ा उत्पाद है? तो ऑप्शन ए फाइबर, ऑप्शन बी यार्न, ऑप्शन सी कपड़े, ऑप्शन डी ये सभी। तो फ्रेंड्स फाइबर, यार्न, कपड़े ये सभी किसकी श्रेणी में आते हैं? तो कपड़ा उत्पाद की श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन डी यानी कि ये सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 7 क्या कहता है? क्वेश्चन 7 कहता है ऊन की बुनाई क्या कहलाती है? यानी कि ऊन की जो हम बुनाई करते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए गूंथना, ऑप्शन बी इंटरलूपिंग, ऑप्शन सी लैस, ऑप्शन डी जाल। तो फ्रेंड्स ऊन की जब बुनाई होती है ना, उसको बुना जाता है, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इंटरलूपिंग कहते हैं। तो बुनाई की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इंटरलूपिंग। ऑप्शन बी इज हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 8 कहता है कपास में क्षमता होती है, क्या क्षमता होती है कपास में? बताइए कपास में क्षमता कैसी होती है? ऑप्शन ए ताप सहने की, ऑप्शन बी पानी सोखने की, ऑप्शन सी चमकने की, ऑप्शन डी ये सहने की, ये सभी। तो कपास में क्षमता क्या होती है? ताप सहने की, यानी कि गर्मी को सहने की क्षमता होती है। इसीलिए हम गर्मी में क्या करते हैं? कॉटन के कपड़े पहनते हैं। तो ऑप्शन ए इज हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 9 कहता है छाल के अंदर के गुदेदार भाग को क्या कहते हैं? यानी कि जो छाल के अंदर गुदेदार भाग पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए लैक्स, ऑप्शन बी अपगलन, ऑप्शन सी बास्ट, ऑप्शन डी नरम भाग। तो छाल के अंदर का जो गुदेदार भाग होता है उसको क्या कहते हैं? बास्ट कहा जाता है। ऑप्शन सी इज हमारा राइट आंसर। आपको पता लग गया कि बास्ट किसको कहते हैं। क्वेश्चन 10 रेशम की खोज सर्वप्रथम हुई कहाँ हुई? ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी अमेरिका में, ऑप्शन सी रूस में, ऑप्शन डी चीन में। तो रेशम की सर्वप्रथम खोज कहाँ हुई? चीन में हुई। कब हुई? कमेंट के माध्यम से बताइए किसने की, वो भी बताइए, क्योंकि बहुत ही डिटेल में हमने रेशम के बारे में पढ़ा था। क्वेश्चन 11 क्या कहता है? कहता है कि पॉलिएस्टर की खोज कब की गई? अभी तो हमने रेशम की खोज देख ली, अब बोल रहा है कि पॉलिएस्टर की खोज कब की गई। ऑप्शन ए वर्ष 1940, ऑप्शन बी वर्ष 1916, ऑप्शन सी वर्ष 1920, ऑप्शन डी कहता है वर्ष 1930। तो पॉलिएस्टर की खोज कब की गई? 1916 में की गई। कहाँ की गई? कमेंट करके बताइए, ये क्वेश्चन आपके लिए है। क्वेश्चन 12 कहता है एक्रिलिक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? यानी कि जो एक्रिलिक रेशे के बारे में हमने पढ़ा था, तो एक्रिलिक को और किस नाम से हम जानते हैं? ऑप्शन ए कैसमिलॉन, ऑप्शन बी पॉलिएस्टर, ऑप्शन सी रेयॉन, ऑप्शन डी इलास्टोमेरी रेसे। तो एक्रिलिक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कैसमिलॉन भी एक्रिलिक को ही कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए इज हमारा राइट आंसर। यानी कि एक्रिलिक को हम कैसमिलॉन भी कहते हैं। तो ये हो गया हमारा बहुविकल्पी। अति लघु उत्तरी की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 1 हमसे पूछता है बुनाई क्या है? तो आप बता सकते हैं सूत के कम से कम एक सेट की इंटरलूपिंग को बुनाई यानी कि निटिंग कहा जाता है। क्वेश्चन 2 किस तंतु में लोच व पुनरुत्थान का गुण सबसे अधिक होता है? तो आंसर हो जाएगा ऊन के तंतु में लोच व पुनरुत्थान का गुण सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन 3 ऊन के रेशे किन किन जानवरों से प्राप्त किए जाते हैं? तो ऊन के रेशे भेड़ के बाल, बकरी, खरगोश, हिरण, मेमना, लोमड़ी, अंगोरा आदि जानवरों से प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन 4 ऊन किस प्रकार का रेशा? आप बता सकते हैं ऊन एक प्राकृतिक प्रोटीन रेशा है। क्वेश्चन 5 सूत एवं सिल्क से बने वस्त्रों का विकल्प कौन से वस्त्र हैं? यानी कि कौन सा ऐसा वस्त्र है जो सूत एवं सिल्क से बने होते हैं? तो रेयॉन से बने वस्त्र सूत व सिल्क के वस्त्रों का विकल्प है। यानी कि जो रेयॉन से कपड़े बनते, अगर आप सूत एवं सिल्क के नहीं पहनते तो उनके बदले आप रेयॉन के बने कपड़े पहन सकते हैं, क्योंकि इनमें दोनों के गुण पाए जाते हैं। इनमें नमी सोखने की क्षमता होती है, चमक व लचक भी पाई जाती है। तो सूत और सिल्क के वस्त्र अगर आपके पास नहीं है, नहीं अवेलेबल है, तो उनकी जगह पे उनके विकल्प पे आप क्या कह सकते हैं? रेयॉन के वस्त्र पहन सकते हैं। क्वेश्चन 6 क्या कहता है? क्वेश्चन 6 कहता है किस प्रकार के वस्त्रों में फफूंदी व कीड़ों का प्रभाव नहीं होता? यानी कि ऐसा कौन सा वस्त्र है, किन रेशों का वस्त्र जिसको हम पहनते हैं और उनमें फफूंदी व कीड़ों का प्रभाव नहीं होता? तो नायलॉन के वस्त्रों पर फफूंदी व कीड़ों का प्रभाव नहीं होता। क्यों नहीं होता? कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन 7 कहता है पॉलिएस्टर का व्यास कैसा होता है? तो आंसर हो जाएगा पॉलिएस्टर का व्यास एक समान होता है। क्वेश्चन 8 एक्रिलिक कैसा रेशा है? तो एक्रिलिक की कृत्रिम रेशा है। क्वेश्चन 9 एक्रिलिक रेशे का कोई एक गुण बताइए। मजबूती के आधार पर यह कपास के रेशे के समान होता है। क्वेश्चन 10
इलास्टोमेरी रेशे में कृत्रिम समरूप क्या है? तो इलास्टोमेरी रेशे में कृत्रिम समरूप स्पेंडेक्स अथवा लाइक्रा है। ध्यान दीजिएगा, इलास्टोमेरी रेशे में कृत्रिम समरूप क्या है? तो आंसर हो जाएगा इलास्टोमेरी रेशे में कृत्रिम समरूप स्पेंडेक्स अथवा लाइक्रा है। अब ये देखिए क्वेश्चन, ये लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए, वस्त्र रेशों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जा सकता है? तो आप लिख सकते हैं क्वेश्चन 2, रेशों को सूत्र में कैसे परिवर्तित किया जाता है? कोई दो विधि स्पष्ट कीजिए। तो पहली है सफाई के द्वारा, दूसरी है पूनी बनाना, तीसरी विधि भी हमने पढ़ी थी, कमेंट के माध्यम से बताइए। क्वेश्चन 3 कहता है कपड़ा उत्पादन से आप क्या समझते हैं? संक्षेप में बताइए। तो बाजार में विभिन्न प्रकार के कपड़े उपलब्ध होते हैं, मूल रेशे की मात्रा, कपास, ऊन इत्यादि और सूत के प्रकार के कारण कपड़ों में भिन्नता होती है। कपड़े को देखकर उनकी संरचनाओं में अंतर किया जा सकता है। कपड़े प्रायः सूत के बने होते हैं, किंतु कुछ कपड़े सीधे रेशे से ही बनाए जाते हैं। सीधे रेशे से बनाए जाने वाले कपड़े मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, फेल्टस नमदा और बिना बुने अथवा ब्रांडेड फाइबर वाले कपड़े। ये कपड़े धुनाई और कॉम्बिंग के बाद रेशों को मैट का रूप देकर बनाए जाते हैं तथा फिर उन्हें आसंजित किया जाता है। मैट्स को किसी भी आकार में ढाला जाता है। तो ये हमने देख लिया कपड़ा उत्पादन। क्वेश्चन 4 कहता है ऊनी वस्त्रों का उत्पादन कैसे किया जाता है? आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 5 है लिनन के रेशों की विशेषताओं के बारे में बताइए। हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास के माध्यम से लिनन की रेशों की क्या विशेषताएं हैं। क्वेश्चन 6 है रेयान रेशों को परिभाषित करते हुए उसी किन्हीं दो गुणधर्म को बताइए। तो ये देख लीजिए, ये हमने क्वेश्चन 6 देख लिया। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप लिख सकते हैं मानव निर्मित रेशे क्या है, इसके प्रकारों का भी वर्णन कीजिए। तो मानव निर्मित रेशे देख लीजिए आप, इनके प्रकारों का वर्णन भी आप कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमने इनको डिटेल में वैसे ही पढ़ा है। क्वेश्चन 2 कहता है बुनाई वस्त्र कला का सबसे पुराना रूप है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। आप बताइए कि बुनाई वस्त्र कला का सबसे पुराना रूप है, आप कैसे बता सकते हैं? आप सुविधा के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना मैं तो कहूँगी कि आपने सब कुछ पढ़ रखा है, आप एक बार वीडियो देखिए, इस पूरे चैप्टर को आप देखिए, पढ़िए, सुनिए, तो आप देखना अपने आप इजीली इनका आंसर दे देंगे, क्योंकि वही सब है जो हमने पढ़ा है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 3। और क्वेश्चन 4 कहता है नायलॉन किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है, इसकी विशेषता भी स्पष्ट करें। आप लिख सकते हैं। हाँ, ये देखिए कुछ क्वेश्चन है जिसमें इन्होंने आंसर नहीं दिया है, तो ये स्वयं को जांचे में हम देखते हैं। क्वेश्चन 1 कहता है निम्नलिखित में से कौन से रेशों के गुण है? यानी कि रेशों के गुण के बारे में हमने पढ़ा था ना, आप बताइए कमेंट के माध्यम से। तो निम्नलिखित में से कौन रेशे का गुण है? ऑप्शन ए की रेशा चमकदार होता है, ऑप्शन बी इसमें आर्द्रता होती है, ऑप्शन सी लोच, ऑप्शन डी ये सभी। तो फ्रेंड्स बताइए कमेंट के माध्यम से, तो निम्नलिखित में से कौन रेशे का गुण है? फ्रेंड्स रेशे में चमक भी होती है, आर्द्रता भी होती है और लोच भी होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर डी यानी कि ये सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो रेशों में ये सारे ही गुण पाए जाते हैं। गैर सेलुलोसिक रेशा है, गैर सेलुलोसिक यानी कि जिसको मानव ने नहीं बनाया है, यानी कि जो मानव निर्मित नहीं है वो हमारा, जो मानव निर्मित है वही हमारा गैर सेलुलोसिक रेशा है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा नायलॉन, ऑप्शन बी पॉलिएस्टर, ऑप्शन सी रबड़, ऑप्शन डी ये सभी। फ्रेंड्स नायलॉन एक ऐसा रेशा है जो कि गैर सेलुलोसिक है, अर्थात इसको मानव द्वारा रासायनिक विधि द्वारा बनाया गया, इसीलिए गैर सेलुलोसिक रेशा की श्रेणी में आता है। तो ऑप्शन ए इज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 3 कहता है चीन ने रेशम उत्पादन कला को कितने ईस्वी तक गोपनीय रखा था? हमने पढ़ा था ना रेशम का उत्पादन कहाँ हुआ, रेशम की खोज किसके द्वारा की गई, कब की गई? तो ये वही बोल रहे हैं। ऑप्शन ए 400 ईस्वी, ऑप्शन बी 700 ईस्वी, ऑप्शन सी 900 ईस्वी, ऑप्शन डी कहता 500 ईस्वी। तो फ्रेंड्स चीन ने ही रेशम की खोज की थी, बट इसको इसने गोपनीय कब तक रखा था? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी यानी कि लगभग 500 ईस्वी, अर्थात आप इसको कह सकते हैं 2000 ईस्वी तक इसने इसको क्या रखा, गोपनीय, यानी कि 500 ईस्वी तक चीन ने रेशम उत्पादन कला को दुनिया से गोपनीय यानी कि छुपा के रखा था। तो ऑप्शन डी यानी कि 500 ईस्वी हमारा राइट आंसर हो जाए। क्वेश्चन 4 कहता है लिनन किस प्रकार का रेशा है? बताइए लिनन किस प्रकार का रेशा है? ऑप्शन ए भारतीय है, ऑप्शन बी चीनी है, ऑप्शन सी सेलुलोसिक है, ऑप्शन डी कमजोर है। तो फ्रेंड्स लिनन एक सेलुलोसिक रेशा है, हमने पढ़ा था लिनन के बारे में। तो इनके आंसर बुक में नहीं दिए गए हैं, आप इसको देखिए, ये इससे आपको पता लगता है कि आपको कितनी चीज़ें समझ में आई हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको क्या करिए और बहुत ही लघु उत्तरी में देख लीजिए किस प्रकार कपड़ों में सलवटें नहीं पड़ती, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। कपड़े में क्या सहने की क्षमता होती है?
क्वेश्चन 3, मानव निर्मित रेशे कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन 4, तंतु का बिना टूटे मुड़ना क्या कहलाता है। हमने अभी पढ़ा था किस तंतु में लोच का पुनरुत्थान का गुण सबसे अधिक होता है। तो ये इन 4 क्वेश्चन है, इनका आप एज अ होमवर्क के रूप में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपना एनालिसिस करने के लिए। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात होगी, और तब तक के लिए आप इसको पढ़ते रहिए। जितने भी क्वेश्चंस आपको एज अ होमवर्क के रूप में दिए गए इनको सॉल्व करिएगा। मैंने पूरा प्रयास किया है आपको ये चैप्टर समझाने का। फिर भी कोई डाउट रह जाता है फ्रेंड्स तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हम सारे ही लर्नर्स हैं। सीखने की कोई एज नहीं होती, कुछ आप हमसे सीखिए, हम कुछ आपसे सीखें, तो इसी तरह से मिल करके हम एक अच्छी स्टडी कर सकते हैं। तो प्लीज़ कोई भी डाउट होता है, स्ट्रेटजी में कुछ चेंजमेंट करना आप बता सकते हैं, कुछ और अच्छे से आपको और ज़्यादा डिटेल में जाके पढ़ाना है वो भी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। जो भी आपकी राय हो आप बता सकते हैं। तो आज की क्लास को यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हाँ फ्रेंड्स, अगर क्लासेस समझ में आ रही हैं, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो रहे हैं ना, प्लीज़ अपनी कमेंट हमें दिया करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाइए। धन्यवाद।